दोस्तों तारीख थी 20 अक्टूबर 2025। मध्य प्रदेश का भिंड जिला। यहाँ का रहने वाला ज्ञान सिंह अपने नजदीकी थाने में एक रिपोर्ट दर्ज करवाता है। ज्ञान सिंह जो कि पेशे से एक ड्राइवर है, वो बताते हैं कि वो अपने गाड़ी के मालिक को गाड़ी चलाने से मना करते हैं। तभी गाड़ी का ओनर जो कि खुद को एक ऊंची जाति का मानता है, वो अपने कुछ लोगों के साथ ज्ञान सिंह के घर पर पहुंच जाता है और वहां पर पहुंचने के बाद वो बंदूक के दम पर उसको अपनी गाड़ी में बिठाते हैं और कहीं दूर ले जाकर उसके साथ मारपीट की जाती है। उसे जाति सूचक शब्दों से अपमानित किया जाता है, यहाँ तक कि उसको पैसा पिलाया जाता है। ज्ञान सिंह अभी हॉस्पिटल में है। ऐसा उनके साथ इसीलिए हुआ क्योंकि वो एक दलित है। ऐसा ही एक और मामला मध्य प्रदेश के दामोह जिले से सामने आता है, जहां पे एक दलित युवक को AI जनरेटेड फोटो की वजह से इस कदर सजा दी जाती है कि उसको एक ब्राह्मण युवक के पैर धोकर पीने को मजबूर किया जाता है। इतना ही नहीं, उनका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाला जाता है। महाराज जी, हमसे गलती हुई, आज के बाद ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। हम आपको चना मत पी रहे हैं, पाँव को धो गए। हम आपको चना मत पी रहे हैं, पाँव को धोकर। ठीक, और आपको 51 रुपया दान भी दे रहे हैं। 51 रुपया डांड भी दे रहे हैं। इंडिया में ऐसे मामले एक या दो नहीं बल्कि हर रोज सामने आते रहते हैं। इसमें दलित और पिछड़ी जाति के लोगों पर ऊंची जाति के लोगों द्वारा, जो अपने आप को ऊंची जाति के मानते हैं, ऊंचे दर्जे का मानते हैं, उनके द्वारा अत्याचार और मारपीट और उन्हें परेशान किया जाता है। और हद तो तब हो गई जब एक दलित युवक को सिर्फ गाली का विरोध करने पर एक पेड़ से बांधकर मारा जाता है और उसे जाति सूचक शब्दों से अपमानित किया जाता है और साथ ही उसके साथ बहुत बुरी तरीके से मारपीट की जाती है। साथ ही उसके भाई और बहन के साथ भी मारपीट की जाती है। आखिर हमारे लोग कौन गलती की है बताओ। 8 साल का है, पेड़ में बांध करके मार सकता है सर, उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हो सकती है सर। ये कैसा कानून है, कैसी न्याय है सर। जैसे हम लोग वहाँ पे गए थे, हम लोग बस्ती से आ रहे थे। सोचो कोई व्यक्ति गाली दे और जब सामने वाला गाली का विरोध करे तब उल्टा ही उसे ही मारा जाए जिसने गाली का विरोध किया है, तो ये कितना अजीब है। लेकिन भारतीय समाज में जातिगत भेदभाव अभी भी वैसा ही है। दूसरी जाति के लोगों को इंसान ही नहीं समझा जाता। लोग कहते हैं कि हम डिजिटल इंडिया में जी रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में जी रहे हैं, हम बहुत आगे आ गए हैं। लेकिन भारत के रहने वाले, जो कि भारत के नागरिक हैं, दलित समाज को सदियों से जातिगत भेदभाव और हिंसा का सामना करना पड़ रहा है, जो कि अभी तक रुकने का नाम भी नहीं ले रहा। दोस्तों आज की वीडियो के अंदर अपन इसी टॉपिक पे चर्चा करेंगे कि आखिर किस तरह से दलित और पिछड़ी जाति के साथ सदियों से अत्याचार चल रहा है। आपसी नफरत इतनी फैल गई है कि लोग जातिगत भेदभाव की वजह से इस नफरत में इतना गहरा डूब गए हैं कि उनको सिर्फ नफरत ही दिखती है, सिर्फ और सिर्फ नफरत। सोचिए, आप एक आधुनिक भारतीय युवा है, यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, सोशल मीडिया पर कनेक्टेड है, गवर्नमेंट कहती है कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन या फिर जातिगत भेदभाव पूरी तरह से खत्म हो गया है, लेकिन आपको कभी ना कभी रोजमर्रा की जिंदगी में ये लगता है कि कोई तो ना जाने कहाँ की पुरानी सोच आपकी राह रोक रही है। कॉलेज की क्लास हो या फिर जॉब इंटरव्यू, कहीं ना कहीं किसी के सुर में ये सवाल गूंजता है कि कहाँ से हो आप, या फिर आपका नाम सुनकर उनके सुर बदल जाते हैं। क्या आपको लगता है कि आज़ादी के बाद भारत में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन या जातिगत भेदभाव पूरी तरह से खत्म हो गया है, या फिर ये कहीं गहरे तहखानों में अभी भी जिंदा है? क्या आपने कभी देखा है कि आपके कॉलेज या फिर जॉब इंटरव्यू में आपके नाम या फिर लहजे से ही लोगों को आपके समुदाय का अंदाजा हो जाता है? आधुनिक सॉफ्टवेयर कंपनियों या फिर सरकारी दफ्तरों में हर कोई मेरिट से चुना जाता है। ये दावा कितना सच है, इसको भी समझेंगे। घर किराए पर लेते समय या फिर सोशल मीडिया पर संपर्क बढ़ाते समय जाति एकदम से दम क्यों दिखाने लगती है? आखिर क्या वजह है? क्या हमें लगता है कि हम एक नई पीढ़ी है, लेकिन अभी भी हमारे आसपास पुरानी कुरीतियाँ अभी भी प्रचलित है? इन सवालों को समझने और अपने एक्सपीरियंस को जानने के लिए आइए आगे बढ़ते हैं। आखिर ये व्यवस्था कैसे बनी है, इसको समझते हैं। सबसे पहले इतिहास को समझते हैं कि भारत में ये व्यवस्था आखिर बनी कैसे। भारत की जाति व्यवस्था बहुत पुरानी है। प्राचीन काल में समाज को वर्णों में बांट दिया गया था, जो कि कुछ इस प्रकार थे: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। इनके नीचे आते थे अछूत, जिन्हें आज दलित कहा जाता है। इनका काम होता था मेला कर्कश का काम, यानी कि सफाई करना या फिर कचरा उठाना। इनको शहर के बाहरी हिस्सों में रहने को मजबूर किया जाता था और इनको अछूत माना जाता था। इसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 19वीं सेंचुरी के अंदर जाति को गिनना शुरू किया। 1931 की जनगणना रिपोर्ट बनाते हुए जाति को हर गांव और कस्बे तक जोड़ दिया। आज़ादी से पहले जातिगत भेदभाव कितना अधिक था, इसको समझने के लिए ये उदाहरण ही काफ़ी है कि पुणे के पेशवाओं ने दलितों के गले में मटका पहनना और वापस जाते समय झाड़ू पहनना अनिवार्य कर दिया था।
फिर स्वतंत्रता के बाद संविधान के अनुच्छेद 17 के अंदर अछूतता को हमेशा के लिए खत्म घोषित किया जाता है और संविधान सभा ने कहा कि जातिगत भेदभाव एक अवैध है। और इसके बाद सरकार ने पिछड़ी जातियों के लिए नए कानून बनाए, उनके लिए आरक्षण व्यवस्था शुरू की। लेकिन जेपीसी की रिपोर्ट बताती है कि एजुकेशन, पॉलिटिक्स और अन्य रोजमर्रा के कामों में दलितों को समान अधिकार नहीं मिल पाए। समाधान का पहला कदम है ज्ञान। पाठशाला, मीडिया और समाज में जागरूकता बहुत ही जरूरी है। आज कानूनी तौर पर जानकर भेदभाव करना तो बैन है, लेकिन कई लोग और संस्थाएं सटल तरीके से इसको जारी रखते हैं। सरकारी भर्ती हो या फिर निजी क्षेत्र की भर्ती, हमेशा इंटरव्यू लेने वाले के मन में जातिगत धारणा जरूर बनी रहती है। द गार्डन की रिपोर्ट के अनुसार यूपीएससी जैसे बड़े एग्जाम के अंदर नाम छुपाने के बावजूद भी जातिगत धारणा नहीं जा पाती। 90% भारतीय नामों के पीछे उसकी जाति उजागर हो जाती है। इंटरव्यू में जब जाति उजागर होती है तो मेरिट में दिखना मुश्किल हो जाता है। उदाहरण के लिए दिल्ली के 89 शीर्ष सरकारी अफसरों में से 2019 की परीक्षा में सिर्फ एक ही दलित था, जबकि देश की आबादी में दलित करीब 16% से भी ज्यादा है। कई आईटी इंडस्ट्री में भी यही हालत है। एक रेस्ट ऑफ वर्ल्ड की रिपोर्ट में बेंगलुरु के टेक कर्मचारी ने बताया कि जब उसने अपने दलित होने की बात छिपाई और एक दिन जब उसने फेसबुक पोस्ट पर रोहित वेमुला को याद किया, तब उनके सहयोगियों ने उनको मजाक में कहा कि तुम तो रिजर्वेशन वाले हो। और उनके इंजीनियर दोस्त बताते हैं कि खुले तौर पर तो नहीं, बल्कि छोटी आवाजें, आवाज में नरमी और बॉडी लैंग्वेज से ही कास्ट बास्ट होने का पता चल जाता है। शोध में यह भी पता चला है कि समान योग्यता वाले ऊंची जाति के बदले नीची जाति वालों को कम नंबर दिए गए। इन परिणामों से पता चलता है कि अभी भी इंडिया में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन पूरी तरह से खत्म नहीं हो पाया है। और इतना ही नहीं, शहरी घर किराए पर लेने पर भी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन सामने आया है। ऐसे कई केस सामने आए जिनमें लोगों को उसकी जाति की वजह से घर नहीं दिया गया। तमिलनाडु के एक मामले में एक महिला ने खुलेआम स्वीकार किया कि वो मुस्लिम, ईसाई और शेड्यूल कास्ट के लोगों को घर किराए पर नहीं देती है, क्योंकि इससे उनके घर की देवी उसे स्वीकार नहीं करेगी। और इस तरह के मामले देश भर में काफी चर्चित है। यहाँ तक कि दिल्ली एनसीआर में भी घर किराए लेने पर करीब 18% दलित आवेदकों को मना किया जाता है, जबकि ऊंची जाति वालों को 0%। जब किराएदारों से आमने सामने बात की जाती है तो दलितों को करीब 44% ऐसे केस सामने आते हैं जिसमें उनको मना की जाती है, जबकि ऊंची जाति वाले लोगों को सिर्फ 3% ही मना की जाती है। इन आंकड़ों से एक बात साफ हो जाती है कि अभी भी कई बड़े शहरों में, यहाँ तक कि दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े शहरों के अंदर भी दलितों को अपने लिए आवास ढूंढना काफी मुश्किल हो गया है। हमारी भाषा और सामाजिक आदतों से भी जातिगत भेदभाव छिपा हुआ है। स्कूलों में अक्सर दलित बच्चों को अलग बैठने के लिए कहा जाता है। उनके बारे में टीचर्स और क्लासमेट गंदी बातें करते हैं या फिर उनको चिढ़ाते हैं। उदाहरण के लिए एक दलित बच्ची ने बताया कि उसके टीचर उसे और उसके साथियों को क्लास से अलग बैठने के लिए कहा जाता है या फिर कोई जाति सूचक जैसे शब्दों का प्रयोग करके उनको चिढ़ाया जाता है। ऐसे अनुभव बच्चों को शिक्षा से दूर कर देते हैं। क्लासरूम से बाहर भी इंसान अलग नहीं है। सोशल मीडिया पर भी कोई दलित पोस्ट करता है तो जातिगत स्लर बगल में बैठ जाता है। छोटे या बड़े पर्दे पर भी ऊंची जाति वाले लोगों के लिए जगह होती है। जाति संबंधी गालियां आम भाषा बन चुकी है। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि दलित या फिर नीची जाति वाले लोग तरक्की नहीं कर सकते, वो कर सकते हैं, लेकिन इस समाज की धारणा इस तरह की बन चुकी है। ऐसे लोगों को कम प्रमोट किया जाता है, उनको दबाने की कोशिश की जाती है। आए दिन दलित या फिर शेड्यूल कास्ट के लोगों के साथ में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन का शिकार होना पड़ता है। उनके साथ मारपीट या फिर अन्य तरह की हिंसा की जाती है। आइए समझते हैं कि इस समस्या का क्या समाधान है। इस वीडियो के अगले पार्ट में अपन समझते हैं। तो जातिवाद के खिलाफ लड़ाई में सरकार, समाज और युवाओं तीनों की अहम भूमिका है। इन तीनों का मिले होना बहुत जरूरी है, तभी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो सकता है और देश को एक नई दिशा मिल सकती है। आइए अपन इन तीनों पहलुओं को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि आखिर किस तरह से ये काम कर रहे हैं। सबसे पहले अपन समझेंगे कि सरकार किस तरह से काम कर रही है, गवर्नमेंट का क्या रूल है। सरकार को सबसे पहले जो मौजूदा कानून है उनको सख्ती से लागू किया जाना चाहिए। ऐसे कई नियम हैं जिसमें दलितों के खिलाफ क्राइम को कम किया जा सकता है। जैसे संविधान के अनुच्छेद 17 के अंदर ये बताया गया है कि अछूतता को हमेशा के लिए खत्म किया जाए, उनको सख्ती से लागू किया जाना चाहिए। और इसके अलावा गवर्नमेंट को दलितों के खिलाफ होने वाले अत्याचार को कम करने वाले POA एक्ट को सख्ती से लागू किया जाना चाहिए, जिसकी वजह से ये अत्याचार काफी हद तक कम हो सकते हैं। और इसके अलावा गवर्नमेंट को सरकारी भर्ती में नामों को छिपाने जैसी स्कीम लागू की जानी चाहिए, इसकी वजह से जातिगत पूर्वाग्रह पूरी तरह से खत्म हो जाए। इसके अलावा गवर्नमेंट को निजी और सरकारी कामों में भी दलितों के लिए आरक्षण जैसी व्यवस्था को बढ़ावा देना चाहिए और शेड्यूल कास्ट के लोगों को ज्यादा प्रमोट करना चाहिए, जिसकी वजह से ये कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हमेशा के लिए खत्म हो जाए। स्कूल और कॉलेजों के सिलेबस में भी ये पढ़ाया जाए कि जातिगत भेदभाव किस तरह से खतरनाक है और इसके दुष्परिणामों को उजागर किया जाए और बच्चों को पढ़ाया जाए।
अब समझते हैं कि समाज की क्या भूमिका है, सामाजिक स्तर पर लोग क्या करें जिसकी वजह से ये जातिगत भेदभाव हमेशा के लिए खत्म हो जाए और इसके आसपास के इतिहास को पढ़े। व्यक्तिगत स्तर पर भी जागरूकता बढ़ाने की कोशिश की जानी चाहिए जिसकी वजह से इसको कम किया जा सकता है। अपने घर, मोहल्लों और आसपास के लोगों को इतिहास के बारे में बताएं, क्योंकि जातिगत भेदभाव एजुकेशन की कमी की वजह से होता है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन पे ध्यान दो। इसके अलावा टीवी या फिर सोशल मीडिया पर भी ऐसे किरदारों को प्रमोट किया करो जिसमें शेड्यूल कास्ट को प्रमोट किया जाए। इसके अलावा मल्टी कल्चर इवेंट्स को प्रमोट किया जाए और समाज में ऐसे कार्यक्रम हो जाए जिसमें सभी जाति के लोग आते हो, आपस में बातें करते हो, मिलते जुलते हो, जिसकी वजह से आपसी भेदभाव को खत्म किया जा सके। और इसके अलावा शेड्यूल कास्ट के लोगों को गाली या फिर अपशब्द ऐसा कुछ भी ना बोले जिसकी वजह से उनको बुरा लगे, और अगर ऐसा कोई करता है तो कानून की सहायता लो। इसके अलावा हमारे समाज का एक और तबका जो कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को हमेशा के लिए खत्म करने में काफ़ी माहिर है, वो है युवा वर्ग। युवाओं को आगे आना चाहिए, सोशल मीडिया पर जागरूकता बढ़ानी चाहिए, सोशल मीडिया पर ऐसी सामग्री शेयर करें जिससे कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को खत्म किया जाए। हैशटैग कास्ट डिस्क्रिमिनेशन ऐसे हैशटैग चलाए जिसकी वजह से जातिगत भेदभाव को हमेशा के लिए खत्म किया जाए। सटीक उपाय है जो कि काफी असर करेगा। इसके अलावा ऐसी डॉक्यूमेंट्री देखें या फिर ऐसी किताबें पढ़ें जिसमें जातिगत भेदभाव को खत्म करने की कोशिश की गई हो। अपने दोस्त या फिर करीबी को जातिगत टिप्पणी करने से बचें और दूसरे को भी ऐसी टिप्पणी ना करने दें। ऐसा मजाक ना करें जिसमें किसी की जाति को अपमानित किया जाए। अंत में बस इतना याद रखें कि बदलाव सिर्फ कानून बदलने से नहीं होता है बल्कि सोच बदलने से होता है। जितना हम ज्ञान बांटेंगे, अपने स्तर पर जातिगत भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाएंगे, तभी ये पुराना जाल खत्म हो सकता है। जागरूकता और शिक्षा ही पहला कदम है। सरकार नीतियां बदले, समाज संस्कार दिखाएं और युवा वर्ग अपना जोश दिखाएं तो जातिगत भेदभाव को खत्म करना कोई बड़ी बात नहीं है। सभी अपने अपने स्तर पर जातिगत भेदभाव को खत्म करने की कोशिश करें। यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं किसी नए वीडियो के अंदर, तब तक आप इस वीडियो को देख लीजिए जिसमें मैंने युवा बेरोजगारी को डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि किस तरह से आखिर भारतीय युवा जो कि एजुकेटेड है, नौकरी के काबिल है, लेकिन उनको रोजगार नहीं मिल पाता। तो आप अभी इस वीडियो पे क्लिक करके अभी देख लीजिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में।